पहले गायत्री महामंत्र एक साथ हमारे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे हम लोग, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको कहा था कि पूरा जैसे एक सिनेमा में अलग अलग सीन होते हैं, थिएटर पे भी अलग अलग सीन होते हैं, वैसे बहुत सारे सीन मॉडर्न हिस्ट्री में एक साथ चलते हैं। उसमें से एक सीन होता है क्रांतिकारियों का, कि क्रांतिकारी किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहे हैं स्वतंत्रता संघर्ष में। एक सीन है हमारा कांग्रेस के अधिवेशन चलते हैं, और कांग्रेस के अधिवेशन में जो कार्यकर्ता नेता भाग लेते हैं वो कुछ डिसीजन लेते हैं। उन डिसीजन का प्रभाव ब्रिटिश जो डिसीजन मेकर हैं उनके ऊपर पड़ता है, ब्रिटिशर्स के ऊपर पड़ता है। एक सीन ब्रिटेन में चल रहा होता है कि ब्रिटेन में क्या चल रहा है, तो ठीक उसी समय में आपको 1930 चल रहा है, तो 1930 ब्रिटेन में क्या हो रहा है, 1930 में वायसराय के चैम्बर में क्या चल रहा होगा, 1930 में कांग्रेस के लोग मीटिंग कर रहे हैं तो क्या डिसाइड कर रहे हैं, 1930 में क्रांतिकारी गतिविधियां किस स्तर पे चल रही है, और 1930 में सामान्य जनमानस क्या कर रहा है। यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें सामान्य जनमानस में भी कई प्रकार से प्रश्न आते हैं कि व्यापारी वर्ग क्या कर रहा है, व्यापारी वर्ग की क्या भूमिका है, स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका है, स्वतंत्रता संघर्ष में किसानों की क्या भूमिका है, स्वतंत्रता संघर्ष में मजदूरों की क्या भूमिका है, स्वतंत्रता संघर्ष में सिपाहियों की क्या भूमिका है। तो आपको मतलब इतने सारे सीन चल रहे हैं ना एक साथ, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सीन। यानी कोई मूवी देख रहे हैं तो एकदम कैमरा मार्केट में भी जा रहा है, स्कूल में भी जा रहा है, कैमरा घर पे भी आ रहा है, और उसका बच्चे का पिता जो है वो बॉर्डर पे है तो बॉर्डर पे भी कैमरा है। एक साथ कई जगह शूटिंग चल रही, बाद में वो मिक्सिंग करके एडजस्ट करते हैं, किस सीन को पहले करते हैं। कई बार शूट करना भूल जाते हैं तो उसको मेमोरी में दिखा देते हैं कि उसको याद आ रही है, उसको सपना आ रहा है, या वो इसके बारे में सोच रहा है, और फिर वो वापस उसी सीन को वहाँ पर लाते हैं। तो सिनेमा वाले जिस तरह से करते हैं, आपको मॉडर्न हिस्ट्री में आपको, क्योंकि आप वैदिक काल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सीन नहीं मिलेंगे, हिमालय मिलेगा और ऋषियों की गुफा है और वहाँ ऋषि मुनि हैं और वो वेद लिख रहे हैं और बात खत्म। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी तरफ अनार्य लोग क्या कर रहे हैं, द्रविड़ लोग क्या कर रहे हैं, या इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हो रहा है वो चला सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा सीन। अकबर के समय में आओगे तो एक युद्ध का मैदान रहेगा और अकबर का दरबार रहेगा और एक अकबर के महल में कहीं षड्यंत्र चल रहा है तो वो एक सीन रहेगा, ज़्यादा सीन नहीं होता है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में आते आते मॉडर्न जो बहुत सारी जो फिल्में हैं उनमें उतने सीन नहीं होते जितने अकेले मॉडर्न हिस्ट्री की घटनाएं एक साथ, क्योंकि स्टडी बहुत हुई है, लोगों ने पीएचडी बहुत किया है मॉडर्न हिस्ट्री पे, बहुत पीएचडी हुआ है, बहुत रिसर्च हुआ है। सबसे बड़ी बात है लिटरेचर अवेलेबल है। फॉरेनर्स ने जो लिखा है, पत्रकारों ने जो लिखा है, दुनिया भर के अखबारों ने जो छापा है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, बहुत सारे न्यूज़पेपर हो गए थे, बहुत सारे पैम्पलेट थे, बहुत सारे साहित्यकार थे, बहुत सारे उपन्यासकार थे, बहुत सारी कविताएं लिखने लगे थे। तो जब साइमन कमीशन आया था तब परम पूज्य गुरुदेव ने भी किताब लिखी थी, कविता लिखी थी, उन्होंने भी कविता लिखी थी। तो कितने सारे कवि थे। तो प्रेमचंद्र स्वतंत्रता संघर्ष पे भी लिख रहे हैं, किसानों के हालात पे भी लिख रहे हैं, और गरीबी पे भी लिख रहे हैं, महिलाओं की स्थिति पे भी लिख रहे हैं, और वो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही लिख रहे हैं।
हरिवंश राय बच्चन मधुशाला लिख रहे हैं उसी दौरान, खुद जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे हैं। तो यानी कि भारत की हिस्ट्री पे भी काम हो रहा है, संस्कृति पे भी काम हो रहा है, धर्म पे भी हो रहा है, किसानों पे भी हो रहा है, आर्थिक स्थिति पे भी हो रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हो रहा है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को जो जितना पेनोरमिक व्यू में देखेगा, 360 डिग्री देखेगा, उसको उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा और उसके क्वेश्चन खराब नहीं होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वो एक हिस्सा है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आप समझिए, कांग्रेस ने किस किस में हिस्सा लिया, किस में नहीं लिया। उसके बाद जो आपने अगर हमारा टेस्ट पेपर देखा हो तो हमने एक टेस्ट में एक क्वेश्चन मेंस में लिखा था कि वाटरशेड इवेंट्स के बारे में बताइए, स्वतंत्रता संघर्ष के वाटरशेड इवेंट्स के बारे में बताइए। तो वाटरशेड इवेंट्स का मतलब ये था कि असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन के साथ साथ फिर हम साइमन कमीशन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन पे आ जाते हैं, सिविल डिसोबीडियंस पे आ जाते हैं, और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। तो ये जो जैसे किसी पहाड़ी पे पानी गिरा है तो वहाँ से बह कर के वो अगर वहाँ आपने खाई खोद दी तो वहाँ तालाब बन गया पहाड़ी पे, तो पानी वहाँ पर जो है आपने वाटर डिस्चार्ज कर दिया। आगे आपने नीचे जा कर के और पानी को, तो वाटरशेड के लिए आपने अलग अलग जगह पर पानी को कैच करने का या पानी का कैचमेंट वो बना लिया एरिया, और जिससे कि पहाड़ी के अंदर पर्याप्त पानी उतर सके। फिर आप देखिए नज़दीक के पहाड़ी के नीचे तलहटी पे कोई गांव होगा तो वहाँ का वाटर टेबल बहुत ऊंचा हो जाएगा। पहले वहाँ जैसे गर्मी में पानी नहीं था, लेकिन आजकल पानी बहुत हो जाएगा। तो ये जो वाटरशेड मूवमेंट होता है और आप वाटरशेड मैनेजमेंट करते हैं पानी के लिए, यही वाटरशेड मैनेजमेंट गांधी के द्वारा एक तरह से अपने आंदोलनों में किया गया कि जनता को किस प्रकार से असहयोग आंदोलन में जोड़ा, फिर ज़्यादा ऊर्जा इकट्ठी करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में कार्यक्रम बदल दिए और उसमें और ज़्यादा लोगों को जोड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने और ज़्यादा लोगों को जोड़ा, और एक आंदोलन का जो बेस है वो दूसरे के लिए काम आया। तो ये वाटरशेड इवेंट्स हैं, वो क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है। तो समग्रता में पूछते हैं तो कोशिश ये करिए कि उसको समग्रता में पढ़ाई करें, जो मैंने एक दृश्य प्रस्तुत करने की बात कही। आप सोचें आप किसी एक हिस्से को रट लेंगे तो स्कूल कॉलेज की जो एग्ज़ाम होती है उसके हिसाब से ठीक है कि वहाँ आप उसको लिख दें उस टाइप से। यहाँ आपको एक दृश्य उपस्थित करते हुए लिखना है और उसमें फिर फैक्ट्स डालना है, तब वो उसके साथ न्याय होता है, क्वेश्चन के साथ न्याय होता है, जस्टिस होता है। आपको क्वेश्चन के साथ जस्टिस करना है क्योंकि आपको डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है, एनालाइज करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, और एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। या तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे, या डिस्कस के लिए बोलेंगे, या एनालाइज करने के लिए बोलेंगे। और ये जब भी जैसी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ठीक वैसे ही उसका आंसर देना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक हिस्सा है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनने की कहानी देखते हैं तो हम बोलते हैं कि नेहरू रिपोर्ट आया और नेहरू रिपोर्ट भी फेल हो गया, तो फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आए, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दूसरे में सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब गांधी इरविन का पैक्ट हुआ तो उसमें ये तय हुआ कि सेकंड नंबर का जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, गोलमेज सम्मेलन होगा, उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी और कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो गांधी जी होंगे, और कांग्रेस की तरफ से वो वहाँ जा कर के भाग लेंगे। और उन्होंने भाग लिया भी, और अच्छा प्रतिनिधित्व हुआ। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा डिसीजन हुए, उसी में सबसे ज़्यादा भारत की विविध जनता के क्या अधिकार होने चाहिए, लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लोकतंत्र आएगा, डेमोक्रेसी जब आएगी और कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा तो लोगों की कौन कौन सी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, इन सब का ख्याल रखा गया। तो ये सेकंड वाले में सबसे ज़्यादा था। थर्ड वाला फिर फेल हो गया।
तो आपको ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और इसके बाद जो कानून बनाने की प्रक्रिया हुई, इसमें मैकडोनल्ड अवार्ड है, तो अब ये जो चीज़ें साथ साथ हो रही हैं ना, कि गांधी इरविन का जो पैक्ट हो रहा है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है। और केवल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। अब आ रहा है समझ में? तो जब केवल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का मंच है और जब आप वहां पर केवल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को थिएटर में दिखाना चाहते हैं, तब आप केवल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को दिखाएंगे। लेकिन तुरंत कैमरा फिर शिफ्ट करेगा, नया सीन आएगा कि गांधी इरविन पैक्ट आ गया है। और गांधी इरविन पैक्ट आया तो अब आपको गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाते हुए दिखेंगे। अब वो जो दिख रहे हैं फिर वो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो ये अलग करना आना चाहिए आपको, सीन को अलग करना आना चाहिए। और मतलब कुल मिला के एक मूवी का डायरेक्टर जो होता है ना, उसको मालूम है ये हम यहां शूट करेंगे, ये हम यहां शूट करेंगे, और वो एक्टर को बदल देता है, डायलॉग बदल देता है और सिचुएशन बदल देता है, और उसके बाद फिर आपको गाइड करता है। तो ये कला जो है स्कूल कॉलेज के एग्जाम में नहीं होती, ध्यान रखिए। सिविल सर्विसेज में ये आपको वहां पे भी करना होगा, जॉब में भी करना होगा, इसलिए इतने परिपक्व क्वेश्चन होते हैं। उसके क्वेश्चन का स्तर जो है वो ऐसा होता है कि आपको एक तरह से एक डायरेक्टर की तरह सोच अगर आपकी है तो बहुत अच्छा आंसर आप लिख सकते हो, है ना। व्यूअर की नहीं होनी चाहिए, यानी केवल आप पाठक हो या आप केवल वो हो दर्शक हो, सिनेमा के केवल दर्शक हो, तो दर्शक का दिमाग है आपका या एक्टर का दिमाग है तो भी नहीं चलेगा, डायरेक्टर वाला दिमाग चाहिए। एक्टर को भी जो एक्शन करने के लिए कहा जा रहा है, एक्टर को भी जो डायलॉग दिया जा रहा है, केवल वो वही बोल रहा है, उसके अलावा वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, या इमोशन लेके आएगा या एक्टिंग करेगा। एक्टिंग डिफरेंट चीज है, डायरेक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और डायरेक्शन में आप जानते हैं, जैसे किसी को मार्केट, लोकल सब्जी मार्केट का सीन करना है, तो आप जानते हैं कि जितने ज़्यादा लोग सब्जी लेके बैठे होंगे सीन में, और जितने ज़्यादा लोग सब्जी खरीदने आए हैं, तो आप देख रहे हैं 30-40 सब्जी वाले बैठे हैं और उनमें कम से कम 200-300 लोग जो है सब्जियां खरीद रहे हैं। तो बहुत अच्छा सीन बन पाता है, सब्जी मार्केट का एक अच्छा सीन बन पाता है। वैसे ही गांधी यदि जा रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए और आपके आंसर में केवल 3 लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो गांधी के साथ गए थे या कांग्रेस की तरफ से गए थे, तो जहाज खाली खाली दिखेगा। जहाज से जा रहे थे तो जहाज खाली नहीं दिखना चाहिए। आपके आंसर में भी 15 से 20 नाम, कम से कम 10 नाम तो हो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। 10 नाम तो मिनिमम चाहिए ना। आखिर भारत के लिए कानून बनने जा रहा है और गांधी जा रहे हैं, तो गांधी तो अकेले नहीं गए थे, तो गांधी के साथ ही 7-8 लोग गए थे, उसके अलावा 6-7 नाम और हों, 15 नाम हों, तो सीन जो है भरा भरा सा लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको कि आप थोड़ा सा उस टाइप से सोचिए, डायरेक्टर वाले दिमाग से सोचिए। 3 सब्जी वाले बैठे हैं और 6 लोग खरीद रहे हैं, सब्जी मंडी के सीन में मजा नहीं आएगा, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगेगा सीन। तो कॉपी चेक करने वाले को आपका आंसर कैसे अच्छा लग सकता है जब आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में लिख रहे हैं? उसी हिसाब से तो आप तैयारी करेंगे ना,
उसी हिसाब से फिर आप तैयारी करेंगे, नहीं तो फिर आप की तैयारी कच्ची रह जाएगी। आप कहोगे इससे काम चल जाएगा, नहीं चलेगा उससे काम। दूसरे बच्चे ज़्यादा सीन अच्छा क्रिएट करके बताएंगे, आपका सीन कमज़ोर हो जाएगा। और ध्यान रखिए, जितना सीन अच्छा लगेगा उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको लगता है कि ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो फिर ज़्यादा याद रखना पड़ेगा, नहीं, लिंक मजबूत हो जाता है। ज़्यादा चीज़ें होती तो नेटवर्क बनता है। नेटवर्क बनता है तो आप किसी एक बांस को दूसरे बांस से एक रस्सी से बांधिए और 40 रस्सी से बांध दीजिए, कौन सा जोड़ मजबूत होगा? 40 रस्सी वाला। एक रस्सी से, छोटी सी रस्सी से बांधा हुआ है तो जितना ज़्यादा चीज़ों को जोड़ेंगे वो याद नहीं रखना पड़ेगी, वो लिंक करते हुए दिखेंगे। ठीक है, लिंक करते हुए दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि एक नाम छूट गया है, वो नाम यहाँ होना चाहिए था और परीक्षा में याद आएगा। और दूसरा नाम जो याद आया उससे फिर तीसरा नाम अपने आप याद आ जाएगा। और फिर नीचे दूसरी पंक्ति जो आप लिखने जा रहे हैं, जैसे कि दलितों का प्रतिनिधित्व, तो अंबेडकर नाम आपको याद रह गया तो नीचे आप लिखोगे दलितों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। किसी सिख का नाम याद रह गया तो सिखों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। एंग्लो इंडियन का नाम याद आ गया तो एंग्लो इंडियन के नाम प्रतिनिधि भी शामिल थे। सरोजनी नायडू आ गया तो महिलाओं के प्रतिनिधि भी आ गई। मदन मोहन मालवीय आ गया तो हिंदू महासभा के लोग भी थे, हिंदू अपर कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। आ गया समझ? तो केवल नाम से आपको रिप्रेजेंटेशन भी दिखेगा तो आपका तो आंसर हो गया ना, पूरा आंसर ही हो गया, शानदार आंसर हो गया। अब केवल ईयर याद रखना है और जगह का नाम याद रखना है, जहाज का नाम याद रखना है। अब ज्यादा झंझट नहीं है। ठीक है, और जिसको एक बार क्वेश्चन के साथ जस्टिस करने की आदत हो जाती है आंसर के साथ में तो ये आदत होती है, फिर वो हर क्वेश्चन को वैसा ही करता है। अगर नर्मदा नदी का क्वेश्चन है तो फिर वो अधूरा क्वेश्चन नहीं करता। गंगा नदी का क्वेश्चन है तो फिर वो अधूरा नहीं करता। नदी का प्रकार, किस प्रकार की नदी है गंगा नदी, जब हम टाइप्स ऑफ रिवर्स पढ़ते हैं या पैटर्न पढ़ते हैं रिवर्स के, तो गंगा इस प्रकार का पैटर्न है। गंगा वहां से निकलती वहां तक जाती है। गंगा की सहायक नदियां ये है, इसके किनारे प्रमुख नगर ये हैं, इसके ऊपर ये वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इसके ऊपर इतनी सारी नहरें निकली हुई है। कंप्लीट करने की आदत होती है तो ज्योग्राफी भी अच्छी हो जाती है, इकोनॉमी भी अच्छी हो जाती है। जब आप अच्छे होते हो तो पूरे अच्छे होते हो, खराब होते हो तो पूरे खराब होते हो, थोड़े बहुत अच्छे नहीं होते आप। जब आप अच्छे स्टूडेंट होते हो, अच्छा आंसर लिखने वाले होते हो, तो फिर सभी सब्जेक्ट के अच्छे आंसर लिखते हो, किसी एक का अच्छा आंसर नहीं लिखते। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? दृश्य उपस्थित करिए, कंप्लीट सीन कीजिए, वाहवाही होनी चाहिए, तारीफ मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, आपकी मूवी को अवार्ड जाना चाहिए, यानी आपके आंसर को अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। प्रेस्टीज पॉइंट बनाइए उसको। और ये आदत जब हो जाएगी अच्छा सीन की, तो जब मूवी शूट करने के लिए जा रहे हैं, सब्जी मार्केट के लिए 150-200 दुकानें लगाएंगे, इतने सारे लोगों को लाएंगे, तो वो वहां जो भी चीज पड़ी होगी, वो सब्जी वाले को एक को कहेगा ये लाल वाला गमछा तुम गले में डाल लो, वहां पड़ा हुआ है। डायरेक्टर उसको बोलेगा ये वाला गमछा डालो तुम गले में। तुम दूर खड़े हो इसलिए तुम तेज आवाज लगाना, क्योंकि रिसीवर यहां पर है, उसको वो कहेगा। तुम एक काम करो, ये डॉग बैठा हुआ है, ये स्ट्रीट डॉग है, इसको अपने पास बिठा लो, इसको कुछ खाने का दो, वहां रखो।
इसको ठेले के वहाँ नीचे बिठा लो। वो ऐसे सीन क्रिएट करते हैं, वहाँ जो चीज़ें पड़ी हुई उनसे वो सरंजाम। इसी समय में जब आप पढ़ रहे होंगे ना या कोई वीडियो देख रहे होंगे, तब आप उन चीज़ों को कलेक्ट करोगे कि कौन सी चीज़ मेरे को कहाँ फिट करनी है आंसर में। आ रहा है समझ? तो थोड़ा सा विकसित कीजिए, दिमाग विकसित कीजिए। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में ये विकास जरूरी नहीं होता। मैंने एक उत्तर आपको लिखना सिखाया और उसी का नतीजा हुआ कि फिर आपको पता है रेमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड आया था और उसको कम्युनल अवार्ड कहा गया था। सांप्रदायिक पंचाट हिंदी में बोलते हैं, और उसका व्यापक असर हुआ। और गांधी जी ने तो फिर उसके लिए अनशन किया था। पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था अंबेडकर और गांधी जी के बीच। और फिर 1935 का संविधान, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन इस बीच में काफी सारे घटनाक्रम हो गए हैं। भगत सिंह की फांसी हो गई है, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई है, वो शहीद हुए हैं। इसी बीच में आप देखोगे तो सुभाष चंद्र बोस एक सर्वमान्य नेता के तौर पे उभर रहे हैं और कांग्रेस में उनका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। गांधी जी की जो लोकप्रियता है वो यहाँ आकर के, क्योंकि इसलिए उन्होंने फोकस कर लिया था हरिजन के ऊपर, हरिजन सेवक संघ, मंदिर प्रवेश आंदोलन। तो आप 1932 से लेके 1940 तक, 42 तक, 1932 से 42, ये वाला जो समय है 32 से लेके, फ्रॉम 32 टू 42, ये जो समय है आप देखेंगे कि इसमें गांधी की लोकप्रियता कम हुई है। गांधी ने अपने आप को अलग अलग वर्गों के साथ जोड़ने की कोशिश की है, खास करके कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के बाद में। अपर कास्ट भी नाराज हुए हैं और दलित भी नाराज हुए हैं और मुसलमान भी नाराज हुए हैं। इस बीच में पाकिस्तान की मांग आ रही है। यानी कांग्रेस के जो प्रमुख लीडर्स हैं वो अलग अलग सेक्शंस के साथ बंधते जा रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के लीडर थे, लेकिन वो पूरी तरह से मुस्लिम लीग के हो जाते हैं और एक तरह से मुसलमान वर्ग को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। अंबेडकर दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। अभी वो सब कांग्रेस, अंबेडकर तो वैसे भी कांग्रेस में कभी नहीं रहे, लेकिन यहां तक कि गांधी भी, उन्हें हिंदू वर्ग की चिंता है। अब वो बोलते हैं नहीं, हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, हम हिंदुओं से बाहर नहीं जाने देंगे, हिंदू विभाजित हो जाएंगे। क्योंकि 35% जो जनसंख्या है वो दलित आदिवासी हैं, और अगर वो सांप्रदायिक पंचायत में आ जाते हैं और अगर वो अलग चले जाते हैं तो हिंदू तो बहुत कम रह जाएंगे। एंग्लो इंडियन वाला आप देखिए, और क्रांतिकारियों का जो स्वरूप वहां पर आपको दिखाई दे रहा है वो विदेशों में शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे आजाद हिंद फौज की तैयारी होने लगेगी 42 आते आते। विदेशों में जो सैनिक रह रहे हैं उनके माध्यम से संघर्ष की बात होने लगेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही है। 1930 आर्थिक महामंदी का युग है, ग्रेट रिसेशन। दुनिया में ग्रेट रिसेशन है, महंगाई है। अंग्रेजों के पांव उखड़ते हुए तो नहीं लग रहे यहां पर, लेकिन डगमगाने लगे हैं। स्थिति खराब होने लगी है अंग्रेजों की। अब उन्हें लगने लगा है कि बहुत समय तक हम कब्जा करके नहीं रख पाएंगे।
आपको वही लिलिथगो और विलिंगटन और वो सब पढ़ने पड़ेंगे। इरविन के बाद के सारे घटनाक्रम, इरविन तक ठीक था, लेकिन अब फिर से अगर वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं दोबारा, जब चलाया उन्होंने गांधी जी ने, तो उसमें उतना दम नहीं रहा। 36 आते आते गांधी जी के आंदोलन की हवा निकल गई, सक्सेस ही नहीं हो रहा था। वो व्यक्तिगत सत्याग्रह पे आ गए, व्यक्तिगत सत्याग्रह पे आ गए, चेंज कर लिया। वो वाला आंदोलन काम नहीं कर रहा था। लोग मोनोटोनस चीजों को पसंद नहीं करते, मोनोटोनी को पसंद नहीं करते। आपको बहुत जल्दी शिफ्ट करना पड़ता है। एक ही चीज से आप बहुत बड़े जनमानस को लंबे समय तक नहीं लुभा सकते। राजनेता भी भारत के नहीं लुभा पाएंगे। एक जैसी बात को, एक जैसी चीजों को हर चुनाव में आप नहीं रख सकते। हर चुनाव में आपको अलग एजेंडा लेके आना पड़ता है, नए लक्ष्य लाने पड़ते हैं, डायनेमिक होना पड़ता है। ठीक है ना? इसलिए जब आप पूना पैक्ट की बात करते हैं तो आपने बहुत बड़े वर्ग को नाराज कर दिया। फिर आप हरिजनों को लुभाने के लिए केवल हरिजन सेवक संघ और उसी का पत्र और वही सब चला रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो आपकी ऊर्जा है, कार्यकर्ता ऊर्जा होती है, वो छूटने लगते हैं। कार्यकर्ता छूटने लगते हैं। जो सीनियर लोग जिन्होंने मदद की वादा किया कि हम पूरी तरह आपके साथ रहेंगे, वो सीनियर लोग साथ छोड़ने लगते हैं। उनको लगता है कि हमने तो इनको बड़ा विद्वान समझा था, ये तो नाकारा निकले। जो जूनियर जो प्रभावित होकर के आए थे, वो प्रभावित जो हुए थे वो हताश होने लगते हैं। और जो दुश्मन है, जो एनिमी है, जो प्रतिद्वंदी है, जिससे आप अधिकार मांग रहे हैं, जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस भी चेंज होता है। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो 32 से 42 का जो समय है बड़ा सभी के लिए क्रिटिकल है। और इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अस्थिरता बहुत ज्यादा है। और इस बीच में एक और चीज हो रही है, भारत में उद्योगों का विकास हो रहा है और कहीं न कहीं पूंजीवाद चुपके से प्रवेश कर गया, कैपिटलिज्म। और इस बीच में जो रशिया के रिवॉल्यूशन से जो साम्यवाद आया था, कम्युनिज्म जो आया था भारत में, तो आपको वो भी देखना है। एक सीन वो भी है कि भारत में साम्यवाद का विकास। भारत में जो साम्यवादी नेता हैं, एम.एन. रॉय, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जिनका असर 1980 तक था और भारत की राजनीति पे आज भी है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, लालू यादव का और नीतीश कुमार के जनता दल और वो सब, उनकी जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू बोलते हैं हम लोग, और उसको आरजेडी बोलते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बोलते हैं। ये सब इसी से निकले हुए हैं, साम्यवाद की क्रांति से निकले हुए हैं। पूंजीवाद का विरोध था। ब्रिटिश को पूंजीवादी माना गया, लेकिन उससे ज्यादा कट्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में हिटलर को माना गया। हिटलर ज्यादा पूंजीवादी लगा और गौर जातिवादी भी लगा, रेसिज्म वाला, प्रजातिवाद वाला, क्योंकि वो अपनी जर्मन जाति के प्रति, जर्मन प्रजाति के प्रति बहुत ज्यादा वो था कि यही श्रेष्ठ है। उसमें प्रजाति श्रेष्ठता की भावना थी, इसलिए उन्होंने कम बुरे को चुना। जो साम्यवादी थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। गांधी ने भी अंग्रेजों का साथ देने की बात की। उन्होंने कहा कि अंग्रेज और हिटलर दोनों लड़ रहे हैं, तो दुनिया में ऐसा ना हो कि हिटलर जीत जाए।
और अंग्रेज हार जाएं, क्योंकि अंग्रेज हार गए और हिटलर अगर जीत गया, क्योंकि हिटलर तो अंग्रेजों का भी दुश्मन है और रशिया का भी, जो साम्यवाद का जनक है। तो रशिया की हार भी नहीं होना चाहिए और अंग्रेजों की भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कम बुरे हैं। रशिया तो उस समय सब युवाओं का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था। जिसने भी इंपीरियलिस्टिक एम्पायर को, जिसने भी एम्पायर को खत्म किया, जिसने भी इंपीरियलिज्म को खत्म किया, जिसने भी पुराने डिक्टेटर को, राजा महाराजाओं को मारा काटा, खत्म किया और डेमोक्रेसी को जन्म दिया एक तरह से, जैसे कि फ्रांस की क्रांति, वो युवाओं को बहुत पसंद आती थी। युवाओं को हमेशा वो चीज पसंद आती है जहां अपॉर्चुनिटी होती है, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी। छोटा आदमी भी अपनी मेहनत के बल पर एकदम सुप्रीम पोजीशन पर जा सकता है। ऐसा माहौल जहां है, युवा उसको पसंद करते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं। युवा कभी भी ऐसे उद्योगपति से या ऐसे अमीर आदमी से इंप्रेस नहीं होते जो बहुत ही अमीर है और जिसकी 4-5 पीढ़ियों से अमीरी चल रही है। वो ऐसे अमीर आदमी से इंप्रेस होते हैं जिसने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करके बहुत पैसा कमाया, वो इससे इंप्रेस होते हैं। ऐसे राजनेता से इंप्रेस होते हैं जो स्ट्रगल करके पहुंचा है, सामान्य आदमी था और देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच गया, उससे इंस्पायर होते हैं। जिसके परिवार में सभी सर्वोच्च पद पे थे, उससे वो इंप्रेस नहीं होते, क्योंकि उनको मालूम है ये तो स्वाभाविक है और ऐसा फिर हमारे साथ नहीं होगा। ऐसा तो केवल उसी के साथ हो सकता है जो ऐसे परिवार से है, तो उसमें इंस्पिरेशन जैसा कुछ नहीं है। यही चीज आपको यहां मिलेगी कि साम्यवाद से युवा क्यों इंप्रेस हुए। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये भी साम्यवादी थे। कांग्रेस ने भी उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह ज्वाइन नहीं की, उन्होंने अपने अंदर एक साम्यवादी दल बनाया, कांग्रेस का साम्यवादी दल। कांग्रेस के अंदर ही साम्यवादी दल वो युवाओं का था। उसमें पुराने जो कांग्रेसी थे वो नाराज रहते थे, लेकिन युवाओं का था कि नहीं, हम रशिया को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उन सीन को समझने की कोशिश कीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के जो सीन है, इनको एक एक सीन को समझने की कोशिश कीजिए और फिर उसके पॉइंट्स निकालिए और फिर एक दूसरे से जोड़ करके देखिए कि सोशलिज्म क्यों आया। लाला लाजपत राय सोशलिज्म की बात करते थे, समाजवाद की बात करते थे। भगत सिंह ने सोशलिस्ट शब्द डाला था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उन्होंने सोशलिस्ट शब्द और जोड़ा भगत सिंह ने। तो सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, लाला लाजपत राय हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, ये सब तो सोशलिस्ट हो गए। और ये प्रमुख नेतृत्व था उस समय का। सीनियर लीडर्स भी, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जैसे लोग तो सीनियर लीडर है ना, वो भी तो इंप्रेस हैं। और फिर एक पूरा विंग ऐसा है जो कम्युनिस्ट पार्टी ही है, जिसने सीपीआई बनाया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो तो है ही, आचार्य नरदेव, एम.एन. रॉय और वो सब तो वो तो कट्टर है अपने सिद्धांतों के प्रति। और उन्हीं में से एक्सट्रीमिस्ट निकल गए जो लेनिन को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, और कुछ लोग माओ को फॉलो करने लगे बाद में 1950 के बाद। तो वो तो नक्सली हो गए, उनको तो हम नक्सली बोलते हैं, क्योंकि वो तो बंदूक उठाने लगे समानता के लिए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में समानता पे बहुत जोर दिया गया। अभी हम चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी की तरफ, तो पॉलिटी का जो बेस बनेगा वो यहीं से बनेगा, स्वतंत्रता संघर्ष से ही बनेगा। और वो क्यों आया, कारण समझ में आएगा उसका। अभी बहुत सारे लोग गाली दे देते हैं कि इंदिरा गांधी ने सोशलिस्ट शब्द जो है वो प्रीएम्बल में डाल दिया है।
इंदिरा गांधी ने नहीं भी डाला होता तो एक एक आर्टिकल चिक चिक के सोशलिज्म बता रहा है। हर आर्टिकल में तो सोशलिज्म है। उसकी लैंग्वेज पढ़ो तो क्या निकले क्या आएगा उसमें से, सोशलिज्म ही तो है। वो शब्द अलग से डाल दिया तो उससे क्या दिक्कत है? शब्द से क्या होता है? शब्द नहीं भी डालते तब भी सोशलिज्म था। आप में अकल होनी चाहिए। आर्टिकल पढ़ के उसके भाव निकालो, सेंट्रल आइडिया निकालो, उसका क्या है, वही निकलेगा। अब आपको समझ में ना आता हो तो बात अलग है, आपको तो शब्द चाहिए। तो जिनको शब्द चाहिए था उन्होंने शब्द दे दिया। तो जयप्रकाश नारायण इसी सोशलिज्म की बात करते थे, इसलिए उन्होंने एक तरह का तुष्टिकरण ही हुआ, उनकी मुद्दे को छीन लिया उन्होंने, तो डाल दिया सोशलिस्ट शब्द। तो सोशलिस्ट कंट्री जो है, हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष की वजह से हैं, उसकी वजह से सोशलिस्ट कंट्री है, क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष के मूल आदर्श थे सोशलिज्म, समाजवाद। उस समय जो युवा थे वो जिन लोगों की किताबें पढ़ते थे और जो आदर्श उन्होंने बना रखे थे उस समय में, वो सारे आदर्श सोशलिज्म की तरफ ले जाते थे। नेहरू ने तो फिर भी थोड़ा सा ब्रिटिश प्रभाव में फेबियन सोशलिज्म वर्ड रखा, इसलिए आप जब 1950 के आसपास जाएंगे तो वर्ड यूज करते हैं फेबियन सोशलिज्म, जिसमें पूंजीवाद भी चलेगा। और इस बीच में आप 1930 में और वहां पर जब आप जाएंगे, खास करके अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में, या जहां जहां पे भी मजदूर हड़ताल कर रहे हैं और गांधी सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो पूंजीवाद को सपोर्ट करने लगते हैं। गांधी को हम सबसे बड़ा नेता मानते हैं पूरे स्वतंत्रता संघर्ष का, और गांधी पूंजीवाद को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, क्योंकि वो शांति और अहिंसा को पहले नंबर पे रखते हैं। नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, पीस। नॉन वायलेंस होगा तो पीस होगा, और उसकी पहली शर्त है कि गुस्सा नहीं होना चाहिए। और कम्युनिज्म और सोशलिज्म गुस्सा दिलाता है। अगर वो बंदूक हाथ में आ जाए तो नक्सलिज्म हो जाता है, या उसको रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म कह सकते हो। अंग्रेजों के खिलाफ है तो हम उसको रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म बोल देते हैं कि ये तो क्रांतिकारी आतंकवाद है, क्योंकि युवाओं में धैर्य नहीं होता कि 20 साल बाद आजादी मिलेगी, 30 साल बाद मिलेगी। उनको लगता है आज ही ठोक डालते हैं, खत्म। अंग्रेज यहां कर क्या रहे हैं? ये इनका देश थोड़े है, इनको यहां होना ही नहीं चाहिए, हम इन्हें खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे। और जब उड़ाने के लिए चलते हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ पत्नी बच्चे बैठे हुए हैं तो उनकी भी हत्या होती है। बम अगर फटता है तो आसपास जो भी लोग होते हैं वो सब मर जाते हैं, तो लोग उसको फिर टेररिज्म बोलने लगते हैं। इसलिए पूरी एनसीईआरटी में और कम्युनिस्ट राइटर्स ने रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म वर्ड यूज किया, रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म। और यही चीज नक्सलिज्म हो जाती है जब एक जाति विशेष के, एक नस्ल के लोग, एक जैसे दिखने वाले लोग बंदूक उठा के जंगल में भाग जाते हैं और अपने अधिकारों के लिए जो भी सामने आता है उसको मार डालते हैं। उनको लगता है कि न्याय का पथ यही है, इसी से जस्टिस आएगा, बंदूक की नली से न्याय निकलेगा। समानता बंदूक की नली से आती है। माओ कहते थे समानता बंदूक की नली से आती है, मांगने से नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, इसलिए उसको माओवाद कहते हैं, माओइज्म। तो समझ में आ गया, रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म, माओइज्म। लेकिन एक व्यक्ति न तो बंदूक की नली में विश्वास करता है, न एक जैसे दिखने वाले, एक जैसी शक्ल के, एक ही नस्ल के लोग भी नहीं है, अलग अलग लोग हैं, सफेद पोश हैं और कपड़े पहनते हैं, पढ़े लिखे हैं, किताबें लिखते हैं, अखबार चलाते हैं, बम भी नहीं फेंकना चाहते, हिंसा भी नहीं करना चाहते,
तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो सोशलिज्म की बात करने लगते हैं, लेकिन समानता चाहते हैं। लेकिन गांधी की जो स्पॉन्सरशिप थी हमेशा अमीर लोगों ने की। बजाज ने, जमनालाल बजाज, जेडी बिरला, बिरला मंदिर में, बिरला हाउस में वो रुकते थे, बिरला हाउस में रुकते थे। बिरला हाउस ने अपने यहाँ एक मंदिर बना रखा था, इसलिए उसको बिरला मंदिर कहते थे। हमारे यहाँ पे बिरला मंदिर है, सभी शहरों में भारत के लगभग बिरला मंदिर। वही जेडी बिरला, घनश्याम दास बिरला, जिन बिरला के सीमेंट है, बिरला सीमेंट, विक्रम सीमेंट, आदित्य सीमेंट, आदित्य बिरला, ग्रेसिम, ये सब कंपनियां हैं। जो कपड़ा है आप देखते हैं, सीमेंट है। और आदित्य बिरला ग्रुप का एयरटेल, भारतीय एयरटेल, जो आप एयरटेल की बात करते हो वो भी, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें। तो यही बिरला जो है, ये स्पॉन्सरशिप थी। गांधी के प्रोग्राम, उनका आना जाना, उनका रुकना, उनके साथ जो आए उन लोगों का चाय नाश्ता, क्योंकि साबरमती आश्रम तो उन्होंने लगभग छोड़ ही दिया था, वो तो इसी पे थे। तो वो उनको प्रोटेक्ट करते थे। और खास करके जब हड़ताल होती थी और ये होती थी तो बीच का रास्ता निकालते थे मजदूरों के, और जो रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके बीच का रास्ता निकालते हैं। देखो तो आप भी ऐसा कर लो, इतना बोनस ये नहीं दे पाएंगे, इतना ये नहीं कर पाएंगे, इतना यो नहीं होगा, यो कर लीजिए, ऐसा बीच का। और जनता से कहते थे कि ये जो पूंजीपति आदमी है, उद्योगपति है, ये ट्रस्टी है, ये जो पैसा जितना भी दिख रहा है, फैक्ट्री है, ये जो बड़ी हवेली आपको दिखाई दे रही है, ये सब, ये पैसा इसका नहीं है, ये समाज का है, सोसाइटी का है, आपका है। ये केवल केयर टेकर है, ये चौकीदारी कर रहा है इस पैसे की। ये आपको एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराता है। जैसे गुजराती जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये वाला होता है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, हम गृह मंत्री हों, चाहे वो गांधी जी हों, गुजरात से निकल करके आते हैं तो वो पंगा नहीं चाहते, वो व्यापार का माहौल चाहते हैं। वो चाहते हैं चीजें प्रोड्यूस हो और चीजें कंज्यूम हो। इस बीच में लोग जो खरीदेंगे वो पे करेंगे और उसको प्रॉफिट होगा। प्रोड्यूस करने वाले को, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले को, सेल करने वाले को प्रॉफिट होगा। और ये धंधा है और ये चलना चाहिए, और यही डेवलपमेंट है। उन्होंने वो अभाव नहीं देखे, उस तरह की चीजें नहीं देखी, उन्होंने वो वाली गरीबी नहीं देखी। वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को उस तरह से नहीं लेते, मार्क्स की तरह नहीं लेते। मार्क्स को गुस्सा है, मार्क्स गुस्सा दिलाता है कि कहीं पर भी अगर ढेर लगा है मिट्टी का तो इसका मतलब है कहीं न कहीं गड्ढा खुदा है। तो जब वो एक एग्जाम्पल देता है कि मिट्टी का बड़ा ढेर है, इसका मतलब बड़ा गड्ढा है, और बड़ा ढेर है मतलब और बड़ा गड्ढा है, तो लोगों को गुस्सा आने लगता है कि अच्छा बहुत बड़ा ढेर है मतलब बहुत अमीर आदमी है, और बहुत अमीर आदमी है इसका मतलब इसने बहुत बड़ा गड्ढा खोदा है। यानी बहुत लोगों को गरीब बना करके ही आप अमीर बन सकते हो। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बताता है मार्क्स कि मजदूर, मशीन, सबका पैसा जोड़ लीजिए। तो मजदूर को केवल 100 रुपया दिया गया, 100 रुपए की मशीन थी तो 200 रुपया का खर्चा हुआ, प्रॉफिट हुआ 1000। तो 800 रुपया उस आदमी ने रख लिया अपने पास, इसलिए वो बहुत अमीर हो गया। ये अतिरिक्त मूल्य है। मशीन उसने खरीदी, बात ठीक है, 100 रुपए ठीक है, 100 लोगों ने काम किया, सबको 1-1 रुपया दे दिया, लेकिन वो 3-3 रुपया भी दे सकता था। तो बहुत सारे लोगों के पास 3-3 रुपया हो जाता और उसके पास अब कितना होता, 600 रुपया होता, 800 नहीं होता।
वो 4-4 रुपया अगर सबको दे देता तो उसके पास 500 रुपया होता, बाकी लोगों के पास 4-4 रुपया होता। ये जो अतिरिक्त मूल्य जितना वो इकट्ठा करता है उतना वो सबसे रईस आदमी होता है। और इस पे वो गुस्सा दिलाता है कि ये इसका हिस्सा नहीं है, मजदूरों दुनिया के एक हो जाओ, संघर्ष करो, ये तुम्हारा हिस्सा है, लपक लो इसको। और माओ से एक कदम ऊंचा है कि ये तुम्हें देने वाला नहीं है, बंदूक उठाओ और इसको गोली मारो और इसको लूट लो, क्योंकि ये तुम्हारा है, ये तुमने पैदा किया है। इसको अच्छा जीवन यापन करना है, बहुत बड़े महल में रहना है तो 100 रुपया रख ले, 200 रख ले, 800 रखने की क्या जरूरत है। मार्क्स इस तरह से गुस्सा दिलाता है। और गांधी उस 800 रुपए के ढेर को बोलते हैं कि ये तुम्हारा ही है, ये ख्याल रख रहा है, ये केवल केयर टेकर है, चौकीदार है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत समझ में आ गया? दोनों चीज समझ में आ गई होगी। तो मार्क्स अपनी जगह ठीक है, गांधी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि मार्क्स की बात गुस्सा दिलाती है, और जब गुस्सा आता है तो फिर दिमाग पे नियंत्रण नहीं रहता। जो अच्छा उद्योगपति जो समाज में उत्पादन करके बहुत सारे लोगों तक उत्पादन पहुंचाना चाहता है, वस्तुएं पहुंचाना चाहता है, उसने अपना टैलेंट लगाया, अपनी जिंदगी लगाई। वो और भी कोई काम कर सकता, लेकिन उसने उत्पादन को चुना, लोगों को रोजगार दिया, मशीन खरीदी, R&D करवाया होगा, और वो इस मुकाम तक पहुंचा। तो ये तो प्रगतिवादी सोच है। कैपिटलिज्म बोलता है कि ये तो प्रगतिवाद है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आदमी आगे बढ़ने के लिए ज्यादा प्रयास करेगा, रात दिन एक करेगा, आलस्य नहीं करेगा, सुबह जल्दी उठेगा। आप अच्छे अच्छे उद्योगपतियों की संघर्ष की कहानी देखते हैं तो भोपाल में भी आप 10 रईस लोगों की लिस्ट बना लीजिए, उनके पास जाकर के देखिए कि उनका जो एम्पायर जिसने भी खड़ा किया वो सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम करता था। बाकी लोग आराम करते थे, वो बहुत संघर्ष करता था, इस वजह से उसके पास इतना बड़ा एम्पायर है। बाकी लोग आलस्य में थे। तो वो सिद्धांत कैपिटलिज्म का अपनी जगह है, वो भी ठीक है। और गांधी जी उसको ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बोल करके भगवान को और एक अध्यात्म को और उसको बीच में ले आते हैं। देखिए कर तो रहा है ना, ये खाना तो उतना ही खाएगा जितना आप खाते हो। इसने मकान चाहे बड़ा बना लिया, सो तो एक ही पलंग पे पाएगा ना, एक ही बेड पे सो पाएगा, लेकिन रात दिन सोच तो देश के बारे में रहा है, देश के संसाधनों का उपयोग कर रहा है, देश के खनिज का उपयोग कर रहा है, पानी का उपयोग कर रहा है, यहाँ के श्रम का उपयोग कर रहा है, यहाँ के युवाओं को नौकरी दे रहा है, और फिर कुछ उत्पादन करके विदेश भी भेज रहा है। तो हम निर्यात करके कुछ फॉरेन करेंसी भी ला पा रहे हैं, दुनिया भर की पूंजी भी भारत में आ रही है। तो कहीं ना कहीं तो विकास हो रहा है। हर काम तो सरकार नहीं कर सकती, हर काम तो हम पब्लिक सेक्टर में नहीं करा पाएंगे। कुछ लोगों को तो इस तरह से उठना होगा, इसलिए इन लोगों को सम्मान की जरूरत है, इन लोगों को सहानुभूति की जरूरत है। ये ट्रस्टी हैं। मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। सोशलिज्म, रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म, वो रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं था। किसके खिलाफ था? सत्ता में जो बैठे थे ब्रिटिशर्स, उनके खिलाफ था। कम्युनिज्म, साम्यवाद, और गांधी का ट्रस्टीशिप, उसको गांधीइज्म कह सकते हैं आप लोग। वो सर्वोदय की बात करते थे, सबका उदय हो, गरीब आदमी का भी उदय हो, अमीर आदमी का भी उदय हो, सर्वोदय। लेकिन बीजेपी के जो फाउंडर हैं दीनदयाल उपाध्याय, वो अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम आदमी का उदय। पंक्ति में जो बिल्कुल आखिरी में खड़ा है उसका उदय हुआ कि नहीं? लास्ट मैन, लास्ट आदमी, अंतिम आदमी, यानी जो देश का सबसे गरीब आदमी। वो जो मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, मतलब गांधी का सर्वोदय। मैंने कहा ना गांधी गुजराती मोदी गुजराती, तो वो गुजराती वाला जो है वो भाव
सर्वोदय, सबका विकास हो, सबका। उसमें पूंजीपति तो अपना तेज गति से कर ही जाएगा क्योंकि उसके पास पूंजी है, उसके पास सत्ता है, सत्ता का साथ हो जाता है तो उसको सपोर्ट मिल जाता है, और फिर धर्म का भी साथ हो जाए तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेजिटिमेसी आ जाती है, रिलीजियस लेजिटिमेसी एंड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दोनों। पुराने जमाने के हिसाब से पोप चर्च का सपोर्ट मिलता था, क्लर्जी को फिर इसलिए तो दौड़ाया था ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, सबका गिलोटिन हुआ था, तो क्यों किया था? इसलिए किया था। तो मुझे लगता है कि ये जो सिद्धांत हैं ये सब पनप रहे थे उस समय में, और इसी दौरान संप्रदायवाद भी पनप रहा था भारत में, कम्युनलिज्म, और बहुत तेज गति से पनप रहा था। 32 से 42 में ही हुआ ये भी, खास करके 32 से 42 के बजाय 75 से ले सकते हो, 75 मुसलमान वाला 75, अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान, और 1906 आते आते मुस्लिम लीग। मुसलमानों को एहसास करा दिया कि हिंदुओं के साथ तुम्हारा भला नहीं हो सकता, पूरी तरह से एहसास करा दिया। 1909 में तो अंग्रेजों ने बकायदा सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया पार्लियामेंटों को। और 1930 आते आते, 35 आते आते, 37 आते आते जब पहली बार चुनाव हुए तो मैंने आपको बताया कि मुसलमानों को लग गया कि कांग्रेस तो हिंदुओं की ही है, और बहुत सारे मुसलमान कांग्रेस की तरफ भी आकृष्ट हो रहे हैं। अगर इन लोगों को कांग्रेस का मोह नहीं छुड़वाया गया तो नेहरू सारी पॉपुलैरिटी ले जाएंगे और मुसलमानों को अंत में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पाकिस्तान की मांग, तो पाकिस्तान की मांग संप्रदायवाद के आधार पर है, इस्लाम खतरे में है, ये बताना बहुत जरूरी था। मुसलमान खतरे में है, भारत में रह करके, एक देश में रह करके द्विराष्ट्र सिद्धांत, और उधर आरएसएस की स्थापना हो गई 1925 में, आरएसएस की स्थापना हो गई। तो आरएसएस के जो प्रमुख थे हेडगेवार जी और गोलवलकर जी और तमाम जो अंत तक चलते रहे, जब हिंदू महासभा, इन सब ने भी हिंदुओं को एहसास कराया कि हिंदू यदि एक नहीं हुए तो खत्म हो जाएंगे, एक दिन हालत खराब हो जाएगी। इसलिए हिंदुओं को एक होना होगा, राजनीतिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी। ये जो हिंदू मुसलमान दोनों ही अपने अपने को खतरे में बता रहे थे दोनों अपने संगठन बनाने में लगे हुए थे, और दोनों ही अंग्रेजों की कृपा प्राप्त करना चाहते थे, अलग अलग। इसी को संप्रदायवाद का विकास कहते हैं। तो आधुनिक भारत में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान संप्रदायवाद का विकास कैसे हुआ? कम्युनलिज्म, कम्युनिज्म नहीं, कम्युनलिज्म, ये एक क्वेश्चन होता है। और रिजल्ट वाकई में हुआ, ये खाली खोखला डर नहीं था, वाकई में ये जो डर है, ये पाकिस्तान जब निर्माण हुआ तो वो डर सच साबित हुआ। बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ा, देश का बहुत बड़ा भूभाग, ज्योग्राफिकल एरिया लेके गया, ये उसने खा लिया संप्रदायवाद ने। तो जो डर था ये केवल डर नहीं था, बल्कि वो सच साबित हुआ। तो तमाम प्रकार के वादों का विकास भी देखिए, ठीक है। और आज का होमवर्क, अगस्त ऑफर दिया था, पिछली बार नहीं दिया था। अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना भी लिख सकते हैं, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन।
तो कल हम इसकी चर्चा करेंगे, आप भी पढ़ के आइएगा। और यहाँ से फिर हम लोग संविधान सभा से होते हुए फिर हम संविधान में प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने कोशिश की एक दृश्य प्रस्तुत करने की, और आप अपने आंसर को कैसे डिज़ाइन करेंगे, कितना मटेरियल इकट्ठा करें, जितना ज़्यादा इकट्ठा करेंगे उतना अच्छा आंसर बनेगा, डेकोरेट कर पाएंगे आप उसको, तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीया माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की